हेल्थ केयर, हॉस्पिटल सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आप जानते हैं, स्पेशलिस्ट केमिकल्स, इनका एक पूरा बास्केट इस सेगमेंट में शामिल है। और मुझे लगता है कि अधिक से अधिक सेवा आधारित कंपनियां या सर्विस कंपनियां इस बाजार तक पहुंचने की कोशिश करेंगी ताकि वे घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास कर सकें, प्रोफेशनल बन सकें, शेयर होल्डर्स को जोड़ सकें जो इस कंपनी के लिए समर्थन जुटाएंगे। ये ट्रेंड आने वाले वर्षों में और तेज़ी से बढ़ने वाला है। बहुत रोमांचक चीज़ें होंगी। नमस्कार, मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में आपका स्वागत है। मैं अवान दुबश हूँ। हम भारत के वित्तीय बदलाव के वास्तविक कारकों को उजागर करते हैं। आज हमारे साथ विशेष अतिथि हैं श्री अभिषेक बनर्जी, लोटस ड्यू के संस्थापक और सीईओ। वे भारत में एआई आधारित निवेश में अग्रणी हैं, खासकर एसएमई रत्नों पर केंद्रित। उनका निवेशक व्यवहार, एआई संचालित वित्त और दीर्घकालिक धन सृजन के दिलचस्प चौराहे पर है। आज के एपिसोड में हम एसएमई निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। लोटस ड्यू निवेशकों के व्यवहार वो कैसे समझता है, एआई निवेश पर दृष्टिकोण, और कैसे आप अपना माइक्रोस्कोप बनाकर एसएमई अवसरों को पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो मैं बस ये जानना चाहती थी कि आपके अनुसार लोटस ड्यू वास्तव में कौन सी समस्या की पहचान कर रहा था? मौजूदा मॉडल्स में क्या कमी थी जिससे लोटस ड्यू का हस्तक्षेप जरूरी हुआ, और अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। जरूर। तो मैंने एनएन पार्टनर्स के साथ अपना निवेश करियर शुरू किया, जिसे बाद में गोल्डमैन सैक्स ने अधिग्रहित कर लिया। उसके बाद मैंने एक सॉवरेन फंड में काम किया। फिर मैंने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इंटरनेशनल के अल्फा पैरिटी हेज फंड में काम किया। इस पूरे समय के दौरान मैंने वैश्विक बाजारों और निवेश रणनीतियों की एक गहरी और व्यापक समझ विकसित की। इस अनुभव ने मेरी सोच और विश्लेषण को और भी धार दी। जब मैं सॉवरेन फंड के लिए काम कर रहा था तो एक बात जो मुझे पता चली वो ये थी कि मैं बहुत सारे फंड मैनेजरों से मिल सकता था। ये मैनेजर अलग अलग तरीकों से पैसे का प्रबंधन करते थे और वे सभी बहुत ही स्मार्ट और बुद्धिमान थे, पर वे अक्सर गलत होते थे। मुझे लगा कि बाजार में अंतर सिर्फ स्मार्टनेस से नहीं बल्कि गहरी समझ से आता है। मूल्यांकन सिर्फ डेटा पर निर्भर नहीं बल्कि इस पर भी कि लोग पैसे का उपयोग कैसे करते हैं और हम इसे कैसे समझते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि वित्तीय निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उनका प्रभाव क्या होता है। जब मैं सॉवरेन फंड के लिए काम कर रहा था तब मैंने एक बात बहुत गहराई से सीखी। ये समझ आया कि आपको संस्थानों के नियामक खुलासे कहाँ से मिलते हैं और वे कहाँ बताते हैं कि वे अपने पैसे के साथ किस स्थिति में हैं। ये जानकारी आपको कई देशों और कई संस्थानों से प्राप्त हो सकती है। इस विचार ने मेरे दिमाग में जड़ पकड़ ली कि क्यों न मैं इस डेटा का उपयोग वैश्विक स्तर पर विश्वास में बदलाव को मापने के लिए करूं और इसका उपयोग भारत में शेयरों की स्क्रीनिंग के तरीके में करूं। और इस तरह मूलतः लोटस ड्यू का जन्म हुआ। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है, आप जानते हैं, जीवन भर मैं हमेशा भारत में अपनी दुकान खोलना चाहता था और किसी संस्थान या किसी और के साथ काम करने का हर रिश्ता और हर अवसर मैं इस अंतिम लक्ष्य की ओर काम कर रहा था और मैं इसे इसी तरह कहता हूँ। लेकिन हाँ, मेरा मतलब है मोटे तौर पर हम एआई में जो करते हैं आप उसे माप सकते हैं। दुनिया भर के संस्थानों की होल्डिंग्स का गहराई से अवलोकन करें और उनकी तुलना करें या ये देखें कि वे अपने पैसों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के फंड में निवेश हो रहा है तो क्या वे वास्तव में पिछड़े फंड खरीद रहे हैं या वे सबसे ज्यादा कमाने वाले फंड को चुन रहे हैं। अतीत में उन दावों का प्रदर्शन कैसा रहा है और जब उन्होंने दांव लगाया तो उन्होंने अपनी स्थिति को कैसे बदला, इसे समग्र रूप से माप सकते हैं और इसके आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए हम एआई के माध्यम से लगभग 8,000 निवेशकों को ट्रैक करते हैं और डेटा विश्लेषण के जरिए हम दीर्घकालिक निवेश के नजरिए से बहुत स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि लोग अपने पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जब वे वास्तव में अपना पैसा निवेश पर लगाते हैं। और आप जो जानते हैं, हम वास्तव में यही करते हैं। और दूसरी बात जो हमने खोजी वो ये है कि हाँ, कंपनियों के लिए मूल्य जानन। ए के लिए बैलेंस शीट एक बेहतरीन जगह है, लेकिन कभी कभी मूल्य पहले ही बन जाता है, भले ही वो बाद में बैलेंस शीट में दिखाई दे। हमने पाया कि भारत में लगभग 3,000 कंपनियां हैं जिनका बाजार पूंजीकरण 1,000 करोड़ रुपए से कम है और जो इनकी कोई परवाह नहीं करता। हर कोई शीर्ष 700 शेयरों पर नजर रखता है क्योंकि यह मुश्किल है। कल्पना करें, 5 विश्लेषक 3,000 कंपनियों पर नजर रखें, हर विश्लेषक 500 पर, तो वे एक दिन में 2-3 कंपनियों को देख रहे हैं। ये कठिन समस्या है
और इसी वजह से कई संभावनाशील कंपनियां ध्यान से बाहर रह जाती हैं। जब तक वे पूरे ब्रह्मांड को घेरते हैं वे फिर से शुरुआती स्थिति में होते हैं, क्योंकि एक साल बीत चुका होता है। आपको या तो कई लोगों की ज़रूरत होगी, यानी आपको उस ऑपरेशन के लिए धन जुटाना होगा, और इसलिए आपको एक बहुत बड़े फंड की ज़रूरत होती है जिसका निवेश नहीं किया जा सकता। क्योंकि इन कंपनियों का मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, इसलिए बाजार में एक खाई है जहां निवेशक व्यवहार और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर आधारित माइक्रो कैप एक ऐसी स्थिति है जहां भारतीय निवेशकों के लिए शायद ही कोई समाधान उपलब्ध था, और हमने इस पर ध्यान केंद्रित किया। हम AI आधारित निवेशक व्यवहार विश्लेषण और छोटी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस स्क्रीनिंग पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये दिलचस्प है क्योंकि आप व्यवहारिक वित्त के महत्व की बात करते हैं और मुझे लगता है कि इसका बड़ा योगदान है। ऐसे गहन ज्ञान के साथ आपने SME पर ध्यान केंद्रित किया है, यह कितना बड़ा मौका है। SME और खुदरा निवेशकों के लिए यह कितना आशाजनक है। ये आप जानते हैं वाकई एक पीढ़ी का बड़ा अवसर होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ आंकड़े तो दूंगा ही है ना। तो भारत में लगभग 5 करोड़ SME हैं और SME की विकास दर GDP से कहीं ज़्यादा तेज़ है ना। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो आप जानते हैं ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि इनमें से लगभग 5 लाख SME के पास सूचीबद्ध होने के लिए पर्याप्त बैलेंस शीट है। जाहिर है आप जानते हैं ज़्यादातर कंपनियां कई अन्य कारणों से सूचीबद्ध नहीं होंगी, लेकिन मान लीजिए इस ब्रह्मांड के विस्तार के दौरान इस ब्रह्मांड का 1 या 2% भी सूचीबद्ध होता है, तो मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में SME सेगमेंट में NSE और BSE को मिलाकर जितनी कंपनियां होंगी उससे ज़्यादा कंपनियां सूचीबद्ध होंगी। तो इस एक्सचेंज पर शायद 10,000 कंपनी यहाँ सूचीबद्ध होंगी, और विश्लेषण के बुनियादी तरीके से 1,000 कंपनियों को ट्रैक करना मानवीय रूप से संभव नहीं है, और इसलिए ये वास्तव में एक अवसर प्रस्तुत करता है जहां इन छिपे हुए रत्नों को उजागर करने का एक तरीका है। साथ ही इन वास्तव में पूंजी भूखी कंपनियों के बारे में दीर्घकालिक निवेश के अवसर भी मिल सकते हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से मध्य बाजार, निजी बाजार द्वारा सेवा दी गई है, और अब वे सार्वजनिक धन तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जो लगभग मध्य बाजार के लिए UPI क्षण की तरह है। ठीक है, तो आप वाकई इसे एक बड़ा अवसर कह रहे हैं। तो आपके द्वारा देखे गए सभी अवलोकनों को देखते हुए और ये तथ्य कि आप कह रहे हैं कि यह एक सुनहरा अवसर होगा, इन SME कंपनियों के लिए एक युग होगा। अगर आप इस क्षेत्र के 3 ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर सकें जो आपको आशाजनक लगें, तो वे कौन से होंगे? मुझे लगता है ये स्पष्ट है। पूंजीगत वस्तुएं, सेवाएं, दवाइयाँ, ये SME सूचीबद्ध कंपनियों में अधिक भार रखती हैं। सेवा कंपनियों के पास संपत्तियां नहीं होती जिससे वे उधार ले सकें। बाहरी पूंजी के बिना वे पूंजी की कमी झेलती हैं। कई कंपनियां विकास में अच्छी होती हैं पर VC मॉडल में फिट नहीं होती। इन कंपनियों को बाहरी निवेश चाहिए ताकि वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। सही समय पर पूंजी मिलने से ये कंपनियां तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। तो एक अंतर तो है, आपके पास हाइपरस्केल कंपनियां होती हैं जो VC को पसंद आती हैं, और स्थिर कंपनियां होती हैं जो बैंकों को लोन के लिए उपयुक्त लगती हैं। लेकिन बीच में यानी मिड मार्केट में जहां हम आज हैं, वहां कुछ हद तक प्राइवेट इक्विटी काम करती है। ज़्यादातर प्रमोटर अपनी निजी संपत्ति गिरवी रखकर कंपनी को फंड करते हैं या किसी और तरीके से पूंजी जुटाते हैं। यही वजह है कि मिड मार्केट कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना अक्सर एक बड़ी चुनौती बन जाता है। व्यवसाय में शामिल बाहरी साझेदार जो अक्सर संघर्ष लाता है। तो पूंजीगत वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में ऐसी पूंजी की आवश्यकता है ना, जहां आप निवेश के माध्यम से निश्चित पूंजी निर्माण कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश सूचीबद्ध कंपनियां पूंजीगत वस्तुओं और विनिर्माण, शायद कपड़ा क्षेत्र से आती हैं। इसका थोड़ा सा हिस्सा सेवाओं में है, लगभग 17-18%, और स्वास्थ्य सेवा में भी 17-18%। बड़े सूचकांकों में भी स्वास्थ्य सेवा बाजार का इतना बड़ा हिस्सा नहीं है, और इस बाजार में स्वास्थ्य सेवा एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये बड़ी उछाल होगी? हाँ। तो मुझे लगता है स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल सेवाएं, दवा निर्माण कंपनियां, विशेष रसायन, इनमें से कई कंपनियां आप जानते हैं इस क्षेत्र में ऐसी ही कंपनियां हैं, और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा से वह प्रधान कंपनियां या सेवा कंपनियां इस बाजार तक पहुंचने की कोशिश करेंगी ताकि वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर रूप से विकसित हो सकें और ऐसे शेयरधारक प्राप्त कर सकें जो इस कंपनी के लिए एकजुट होंगे। बहुत रोमांचक चीजें होंगी। तो AI का लाभ उठाकर आप व्यवहार पैटर्न का उपयोग करते हैं। ये 3 SME हैं जिन्हें आपने पहचाना, और वे मूल्यवान रत्न जिन्हें आपने बाजार में आने से पहले पहचाना।
हमने SME सेगमेंट में एक कंपनी खोजी जो हॉलीवुड स्टूडियोज़ के लिए विजुअल इफ़ेक्ट्स का काम करती है। यह सेवा प्रदाता कंपनी मुख्यतः निर्यात से कमाती है और आर्थिक मंदी में भी स्थिर रहती है, क्योंकि ऐसे समय में लोग फिल्मों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। इसका मॉडल लचीला है और वैश्विक मांग के अनुसार बढ़ने की क्षमता रखता है। अगर वे मनोरंजन पर काम कर रहे हैं तो ये ऐसी सेवा है जो मंदी से सुरक्षित है, जो अधिकांश सूचीबद्ध IT सेवा कंपनियों के विपरीत है, क्योंकि उनके प्रमुख बाजार बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं हैं और मंदी के माहौल में वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। हमें एक ऐसी कंपनी मिली जो विशेष रूप से नाइट्रेट बनाती है, साथ ही इस क्षेत्र की उच्च अग्रणी सूचीबद्ध कंपनियां भी मिली। इसके अलावा एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अस्पताल मिला जो शानदार प्रदर्शन कर रहा है और भविष्य के लिहाज से बेहद आशाजनक है। हमने कुछ लेकिन दिलचस्प कंपनियां भी खोजी जो अपने अपने क्षेत्रों में अनोखी और प्रभावशाली हैं। आपको बाजार में ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी जो विजुअल इफेक्ट्स पर काम करती हो या जिसका गेमिंग में भविष्य हो। SME में कई कंपनियां होती हैं जो मुख्य बोर्ड पर नहीं हैं, पर ये तेजी से उभरती हैं और भविष्य में प्रवेश की संभावना रखती हैं। शायद इसी कारण इन्हें छुपे रत्न कहा जाता है। मुझे विश्वास है कि कुछ और तत्व भी होते हैं जिनकी पहचान सही विश्लेषण से की जा सकती है। ये गुणक स्तर के रिटर्न, क्या आप इन जानकारियों और उन्हें पहचानने के रहस्य के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? हाँ, तो कंपनियों की पहचान का मुख्य पहलू ये होता है कि आप द्वितीयक डेटा के साथ काम करते हैं, यानी कंपनियों द्वारा प्रदान किया गया डेटा। विश्लेषकों के लिए यह चुनौती है कि वे इस डेटा पर कितना भरोसा करें, क्योंकि सूचीबद्ध कंपनियों में कई धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। ये छोटी कंपनियां हैं, इसलिए यह और भी मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि ऑडिटर किसी अन्य कंपनी का ऑडिट न कर रहे हों, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। ये केवल एक ऑडिटर है जो इस कंपनी का ऑडिट करता है, इसलिए डेटा के साथ बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, भले ही वो सत्यापित हो। हमने ये सीखा है कि लोग पैसे खोने को सहन कर सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा खोने से बहुत डरते हैं, है ना? इसलिए हम ये ट्रैक करना चाहते हैं कि बोर्ड की कितनी प्रतिष्ठा है ना? ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे ध्यान में रखें। आप जानते हैं, बोर्ड में शामिल ये लोग पेशेवर रूप से इन कंपनियों से किस हद तक जुड़े हुए हैं, वे बोर्ड में किस प्रकार की प्रतिष्ठा लेकर आते हैं, और अगर वे किसी गलत प्रकार की कंपनी से जुड़ते हैं तो वे अपनी कितनी प्रतिष्ठा जोखिम में डाल रहे हैं। ये पहचानने का एक बहुत बड़ा संकेत साबित हुआ है। इन कंपनियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें हैं। आप जानते हैं, ऐसे महान पेशेवर हैं जो न केवल उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों के बोर्ड में बैठे हैं, बल्कि बहुत छोटे संस्थानों के बोर्ड में भी बैठे हैं। और आप सोचते हैं वे ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बोर्ड के सदस्य कंपनी के अंदरूनी होने के नाते संभावनाएं देखते हैं जो द्वितीयक बाजार पर नज़र रखने वाले अल्पसंख्यक शेयरधारक इसे नहीं देख पाते। इसलिए आपको समझना होगा कि चाहे पारिवारिक कारण हो या बोर्ड की बैठकों की अधिक फीस, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उस कंपनी में उच्च मूल्य नजर आता है जहां वे छोटी कंपनी का हिस्सा बनने के लिए अपनी प्रतिष्ठा जोखिम में डालने को तैयार हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है। ये इन छिपे हुए रत्नों को पहचानने का एक तरीका रहा है, क्योंकि अब आप इन कंपनियों को देखना शुरू कर सकते हैं, है ना? ऐसा क्या है जो इस व्यक्ति को दिखता है जो हमें अभी तक नहीं दिखता? हाँ, और यही मुख्य ट्रिगर रहा है। आगे क्या है? इनमें निरंतरता होनी चाहिए, मतलब जो भी करें उसमें निरंतरता बनाए रखना कठिन है। व्यवसाय में निरंतरता बनाए रखना और भी मुश्किल है, लेकिन जो व्यवसाय इसे हासिल करते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग मार्जिन हो या कर भुगतान, जहाँ कर भुगतान में बड़े अंतर नहीं होते, क्योंकि ये व्यवसाय मॉडल या ऑपरेटिंग मार्जिन में निरंतरता का संकेत देता है। किसी भी व्यवसाय में ऐसा करना बहुत कठिन है। अगर आप इसे लगातार कर पाते हैं और आप सूचीबद्ध हैं तो हम इसका आकलन कर सकते हैं। ये पहचानने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि वे अच्छे व्यवसाय हैं या नहीं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सूक्ष्म एकाधिकारों का पता लगाना। ये छोटी कंपनियां होती हैं, अक्सर बहुत छोटी। वे छोटे बाजार में काम करती हैं, लेकिन उस बाजार में सबसे बड़ी होती हैं। तो वे अपने क्षेत्र में सबसे बड़े हैं, लगातार काम करते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले भरोसेमंद बोर्डों से संचालित होते हैं। यही राज है। ठीक है, यही मानदंड है, लेकिन दूसरी ओर वे कौन से खतरे के संकेत हैं जो आपको कंपनी पर समय या पैसा लगाने से रोकेंगे? एक चीज जो हमने सीखी है वो ये है कि हम AI के साथ जो करते हैं वो ये है कि हम कर मुकदमों के इतिहास पर भी नजर रखते हैं। उदाहरण के लिए हम ये देखते हैं कि ये
कंपनियां किस तरह से कर चुका रही हैं, चाहे वो संख्याओं में हो या कर मुकदमों में। एक चीज़ डी है जिसे कर नियोजन कहते हैं और दूसरी चीज़ है जिसे कर से बचाव कहते हैं ना। तो हम इससे ये जानना चाहते हैं कि क्या वे कर के प्रति सचेत रहने की कोशिश कर रहे हैं या कर का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, और अगर वहाँ कोई समस्या है तो मुझे लगता है कि ये वास्तव में एक खतरे की घंटी है, क्योंकि कर अधिकारी बारीकी से काम करते हैं और सही बातों को पकड़ते हैं। गहराई से विश्लेषण करने पर यह एक बड़ा खतरा लगता है। हमारे पास मामलों के इतिहास वाले डेटाबेस से कनेक्शन है जो जानक आरी देता है। ये डेटा हमारे विश्लेषण को और मजबूत बनाता है। चूँकि ये भाषा आधारित है, हम टेक्स्ट आधारित एआई मॉडल के संभावित परिणाम और उनके प्रदर्शन का विश्लेषण कर रहे हैं। ये अधिक इस बात पर है कि आप जानते हैं ये किस प्रकार की घटना है, ठीक है, क्या ये योजनाबद्ध है या एक तरह की आप जानते हैं टालमटोल की घटना। ये अच्छा संकेतक है। दूसरी बात जिस पर हम ध्यान देते हैं वो है बोर्ड में बदलाव। इसलिए अगर शीर्ष स्तर पर बदलाव हो रहा है तो जय ठीक नहीं है, ठीक है। इस तरह से कंपनियों को देखना हमेशा सही रहा है। मुझे पता है कि ये एक आकार है, बहुत सी चीज़ें अनिश्चित हैं। एक बात जो आपको सुनिश्चित करनी चाहिए वह है आपकी टीम, क्योंकि वही इसे चलाएगी, इस जहाज़ को आगे बढ़ाएगी। इसलिए अगर बोर्ड स्तर पर या प्रबंधन में कोई बदलाव होता है तो ये आमतौर पर एक बुरा संकेत माना जाता है। इसे कभी कभी बहुत ध्यान से देखते हैं। अक्सर हम सिर्फ इसी वजह से कंपनियों को नकार देते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वे लगातार बढ़ रही हैं और क्या वे निरंतर आगे बढ़ रही हैं, क्या वे संघर्ष कर रहे हैं। हमें बदलाव की कहानियों में दिलचस्पी नहीं, यह निवेश का अलग तरीका है, हम ऐसा नहीं करते। ये 3 मुख्य खतरे के संकेत हैं। हम ऐसी कंपनियों के साथ नहीं बढ़ते। ये जानकर अच्छा लगा। जब कोई कंपनी मानदंड पूरा करती है तो वो रेड फ्लैग लिस्ट में नहीं होती। एसएमई रिसर्च कैसे करें, चाहे आईपीओ में निवेश हो या प्री लिस्टिंग, इसमें कितना समय लगता है? हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि लिस्टिंग के बाद, हाँ मेरा मतलब है प्री लिस्टिंग आईपीओ में कुछ तरीके होते हैं। मान लीजिए कि एआईएफ के जरिए क्यूआईबी कोटा हासिल करने का एक विशिष्ट तरीका था, जहां आप एआईएफ का हिस्सा बन सकते थे और फिर प्री लिस्टिंग लाभ पाने के लिए क्यूआईबी कोटा प्राप्त कर सकते थे। आईपीओ पॉप, जैसा कि इसे प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, इसे समझना थोड़ा कठिन होता है। इन कंपनियों को आईपीओ से पहले खरीदें और हमेशा रिटर्न की उम्मीद करें। इसका मुख्य कारण यह है कि निजी बाजार में आपका व्यवहार अलग होता है और सार्वजनिक बाजार में आपको अलग तरीके से व्यवहार करना होता है। कई कंपनियों को ये चुनौती तब मिलती है जब वे निजी बाजार में सफलतापूर्वक धन जुटा रही होती हैं। अचानक उनके लिए ये समझना कठिन हो जाता है कि सार्वजनिक बाजार उनसे क्या चाहता है, और ये स्थिति अक्सर समस्याएं पैदा करती है। इसलिए हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं ना। 3 से 4 हज़ार कंपनियां हैं। ज़रूरी नहीं कि उन कंपनियों के पीछे जाएं जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। हम हमेशा उन कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं जिनका सार्वजनिक बाजार में अच्छा रिकॉर्ड हो, ताकि देख सकें कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा है ना। और आप जानते हैं हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो क्या कोई व्यक्ति जिसके पास इस विस्तृत और गहन शोध के लिए समय नहीं है, वह एसएमई अवसर से सचमुच लाभान्वित हो सकता है? और यदि हाँ तो कैसे? मुझे लगता है इसके लिए बहुत शोध की जरूरत है। एसएमई मार्केट में स्टॉक उतनी मात्रा में नहीं बिकते। ए फ्यूचर्स की तरह अधिक कारोबार करते हैं, मतलब एक्सपोजर से पहले प्रति शेयर 1 या 2 लाख रुपए निवेश करने पड़ते हैं। ये बहुत लिक्विड होते हैं। ये एक अलग मार्केट है जहां स्टॉक के लिए समर्पित मार्केट मेकर होता है, और लिस्टिंग के बाद पहले 3 साल में 70 बार 2 तरफा कोट्स देने होते हैं। कुछ मामलों में आपको तरलता की गारंटी होती है, लेकिन आपका बीड़ा स्प्रेड 20% जितना बड़ा भी हिट हो सकता है। इसलिए अगर आप कंपनी खरीदते हैं और तुरंत बेच देते हैं तो आपको तुरंत 20% का नुकसान होगा। इसलिए ये एक बहुत ही जोखिम भरा बाजार है। बिना शोध के इसे सही करना वाकई बहुत मुश्किल होगा। हम पेशेवर उत्पादों की सलाह देते हैं। मेरा मतलब है यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो साधारण शोध से हो सकता है। इन कंपनियों पर कोई बिक्री पक्ष की शोध रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होती। विभिन्न वेबसाइटों या ब्रोकर हाउस द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में आपको ई कंपनियां नहीं दिखेंगी। इसका मतलब है कि निवेश से पहले सारी तैयारी आपको स्वयं करनी होगी, और इसके लिए पेशेवर शोध का सहारा लेना सबसे बेहतर विकल्प है। यह बहुत विश्वासघाती है। आप जानते हैं आप आसानी से पैसा गंवा सकते हैं। बिल्कुल।
दरअसल हमने एक विश्लेषण किया था समय पाया गया था कि 43% कंपनियों ने आईपीओ के बाद वास्तव में पैसा गंवाया था। तो अगर आपने इन आईपीओ में निवेश किया है तो आपको लगभग 50% बार पैसा गंवाने की संभावना है। तो हालांकि ये आईपीओ उस लाभ को पाने का एक शानदार तरीका है, लेकिन 50% संभावना है कि आप गलत भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। EIF के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि ये एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है, लेकिन इस रास्ते से निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है। AIF इस काम के लिए बेहतरीन है। आप जानते हैं श्रेणी AF में SME के लिए एक विशेष प्रावधान है, लेकिन चुनौती यह है कि यह प्रावधान हो फिर भी बाजार इतना बड़ा नहीं है कि AI अपनाया जा सके। इसके अलावा तकनीकी बुनियादी ढांचे की भी कमी जो पूरी तरह से SME पर केंद्रित है, यानी एक पेशेवर फंड मैनेजर के लिए जब तक वे किसी बाजार में कम से कम 50 करोड़ रुपए नहीं लगा पाते तब तक बाजार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तो SME बाजार जिसे हम, और जो कंपनियां वहाँ हैं, अच्छी कंपनियां हैं, वे शायद ही इतनी पूंजी अवशोषित कर सकें। तो ये श्रेणी 1 है, वहाँ उत्पाद नहीं। बेशक वहाँ AIF की अन्य श्रेणियों में मान लीजिए लोग IPO से पहले निवेश करने के लिए पैसा जमा करते हैं और फिर IPO के बाद 180 दिनों तक उसे अपने पास रखते हैं और उससे रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं। कुछ PMS ऐसे उत्पाद पेश करते हैं जो इनका SME से कुछ लेना देना होता है। लेकिन जब मैं इस बाजार को देखता हूं तो मुझे 1980 के दशक के बाजारों की याद आती है, जहां आपके पास UPI जैसा केवल एक प्रबंधित उत्पाद था और म्यूचुअल फंड सचमुच नहीं थे। ये दलाली की पहुंच थी, जैसे आप जानते हैं वो था। और व्यवहारिक अल्फा, आपने सिर्फ मूल्य गति के बजाय यह बताया है, ये क्यों मायने रखता है? जब आप वैश्विक रुझानों को समझने की कोशिश करें तो व्यवहारिक अल्फा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, जब हम 8000 निवेशकों के व्यवहार को ट्रैक करते हैं तो पाते हैं कि वे भी अन्य पेशेवर निवेशक एंकरिंग और हानि से बचने जैसे पूर्वाग्रहों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। आप जानते हैं, मूल रूप से चीजों को देखना। हालिया पूर्वाग्रह, दरअसल हम सभी इंसान हैं, हम सब इन पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं, मैं भी। लेकिन आप जानते हैं, पैसे का मामले में इन पूर्वाग्रहों से निपटने का तरीका ही तय करता है कि आप एक संस्थान या पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में कैसे हैं। और यदि आप इसे समय के साथ माप सकते हैं और विभिन्न लोगों के बीच समेकित कर सकते हैं, तो हालांकि ये डेटा अक्सर 60 दिनों की देरी से आता है। तो डेटा की तात्कालिकता में आप क्या खोते हैं? आपको मजबूती में बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा विचार नहीं कि मैं बाजार को मात दे सकता हूँ। मैं वास्तव में उन पेशेवरों को माप रहा हूँ जिन्हें बाजार में विशेषज्ञ माना जाता है, न कि भीड़ की बुद्धिमत्ता को। हम गति या सामान्य बाजार को नहीं मापते, बल्कि बाजार में प्रशिक्षित पेशेवरों के पैसों के व्यवहार को मापते हैं और उस संकेत से उनकी प्रमुख धारणा की स्थिति का मानचित्रण करते हैं। हम इसे एक व्यवहारिक संकेतक के रूप में देखते हैं। यह दर्शाता है कि वे अपनी स्थिति से वैश्विक वृहद परिदृश्य को कैसे देखते हैं और पूर्वाग्रहों के संदर्भ में धन के अंतर्वाह बहिर्वाह को कैसे संभालते हैं। हाँ, बिल्कुल, हम इसको माप सकते हैं और हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आपका दिन AI, सॉफ्टवेयर और SMI ट्रेंड्स को समझने में नहीं बीतता, तो आपको क्या व्यस्त रखता है? सच में मुझे सिर्फ बाजार का शौक है। यह आपका शौक है? सच है। मुझे लगता है कि आपके काम में ये साफ दिखता है, इसलिए इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपने इस बड़े SME अवसर के प्रति हमारी आंखें खोली हैं। जैसा आपने कहा, यह जल्द ही बढ़ेगा। उपभोक्ता व्यवहार और तकनीक की भूमिका पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपकी बातें भविष्य की दिशा को समझने में भी मदद करती हैं। आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सभी शानदार सवालों के लिए धन्यवाद। तो इस एपिसोड का अंत यही होता है। उम्मीद है कि आपने SME के अवसर को देखा होगा, लेकिन न ध्यान रखें, इसे पेशेवर ही कर सकते हैं। ये खतरनाक हो सकता है और फायदा न उठाने पर नुकसान हो सकता है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया। मनी टीवी की सदस्यता लेना न भूलें। इसे देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।